हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक का पाठ मेघ आए पढ़ने जा रहे हैं। इसका भावार्थ समझने जा रहे हैं। पाठ लिखा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा। यह पाठ एक कविता है। इस पाठ में लेखक ने बादलों के आने का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है, और न केवल बादलों का बल्कि प्रकृति की अन्य चीज़ें जैसे नदी, पेड़ पौधे, तालाब आदि चीज़ों का भी बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। इस पाठ में कवि ने ग्रामीण संस्कृति एवं रीति रिवाजों की भी एक झलक हमें दिखाई है। पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक वर्ष पश्चात आए बादलों का गांव के लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ स्वागत करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी अतिथि या दामाद के आने पर किया जाता है। सजीव चित्रण करके कवि ने पाठ में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार का मतलब होता है कि सजीव चीज़ों का या सजीव चीज़ों की भावनाओं का निर्जीव चीज़ों में वर्णन करना। जैसे कि हंसने या मुस्कुराने की जो क्रियाएं हैं वो मनुष्य द्वारा की जाती हैं, निर्जीव चीज़ों द्वारा नहीं। लेकिन पाठ में हमने देखा कि कवि ने मनुष्य की क्रियाओं का प्रकृति की चीज़ों में वर्णन किया हुआ है। इस प्रकार यहाँ इस पाठ में हम मानवीकरण अलंकार को देखते हैं। कहीं कहीं पाठ में रूपक अलंकार को भी हम देख पाते हैं। तो चलिए कविता को पढ़ करके हम पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगीं गली गली। पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। तो चलिए एक एक पंक्ति को देखते हैं क्या कहा गया है। मेघ आए अर्थात मेघ अर्थात बादल। बादल कैसे आए हैं? बादल बन ठन कर अर्थात सज धज कर सज संवर कर आ रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई मेहमान, अतिथि या दामाद सज धज कर आता है, ठीक उसी प्रकार बादल भी सज धज कर आ रहे हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। आगे आगे अर्थात जब मेघ बादल आते हैं तो बादलों के बाद जो वर्षा होती है उससे पूर्व यानी उससे पहले ही हवा जो है तेज़ तेज़ चलने लगती है, मानो वह इस बात का संदेश दे रही हो, इस बात के बारे में बता रही हो कि मेघ बादल आ गए हैं, अब वर्षा होने वाली है। ठीक वैसे ही जैसे किसी अतिथि या दामाद के आने पर गांव की युवतियां आगे आगे जा कर के सब लोगों को संदेश देती हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगीं गली गली। तो जो हवा चल रही है, तेज़ जो हवा चल रही है, उस हवा के कारण क्या है, सब दरवाजे खिड़कियां गली गली के सब दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी हैं। ठीक वैसे ही जैसे मेहमान अथा या दामाद के आने पर, जैसे बारात में दामाद या दूल्हा जब वे आते हैं तो उनको देखने के लिए गांव गली के लोग अपनी खिड़कियां खोलकर, पूरे गांव गली के लोगों के घरों की खिड़कियां खुल जाती हैं और वे दामाद अतिथि को देखना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार मेघों बादलों के आने से भी घरों की खिड़कियां खुलने लगी हैं। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। पाहुन अर्थात अतिथि या दामाद। बादलों की तुलना अतिथि या दामाद से की गई है। बादल इस तरीके से या इस तरह से आए हैं जैसे मानो
कोई शहर के दामाद, शहर के अतिथि जो है गाँव में आए हैं, जिनको देखने के लिए लोग अपने घरों की खिड़कियां खोल करके खड़े हो जाते हैं और गांव की युवतियां उस दामाद अतिथि के आने का समाचार पूरे गांव में फैला देती हैं। ठीक उसी प्रकार बादल भी अतिथि बनकर दामाद के रूप में जो है गांव में आए हैं शहर से। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ बड़े सज धज कर सज संवर कर आए हैं। दूसरे अनुच्छेद की पंक्तियां, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, अर्थात बादलों के आने के बाद जो तेज हवाएं चलती है, उन तेज हवाओं के कारण क्या है, पेड़ कभी झुक जाते हैं कभी खड़े हो जाते हैं। तो तेज हवा के झोंकों से कभी पेड़ झुक जाते हैं कभी खड़े हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जब कोई अतिथि या दामाद शहर से गांव में आता है तो गांव के लोग उसको देखने के लिए उचक उचक कर, अर्थात ऊंचे होकर उनको अपनी गर्दन ऊंची करके उनको देखना चाहते हैं। कभी झुक कर देखना चाहते हैं, कभी उछल कर उचक कर देखना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह वे उन अतिथि को देखना चाहते हैं। ठीक वैसे ही पेड़ तेज आंधी के कारण कभी झुकते हैं कभी उठ जाते हैं, कभी ऊंचे हो जाते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, आंधी तो जब तेज हवाएं चलने लगती है तो उसके साथ धूल भी उड़ने लगती है। इससे क्या होता है, आंधी चलने लगती है। जब तेज हवाओं में आसपास की धूल उड़ने लगती है तो इससे आंधी चलने लगती है। तो यह बादलों के आने के बाद के सारे वातावरण, सारे दृश्य का लेखक यहाँ पर वर्णन कर रहा है कि बादलों के आने से प्रकृति में क्या क्या बदलाव होने लगे हैं। आंधी चलने लगती है, उस आंधी में जो धूल उड़ती है और धूल उड़ने लगती है, तो वह जो धूल उड़ रही है वह इस तरह लग रही हो मानो अतिथि और दामाद को देख करके गांव की जो युवतियां हैं वो अपना घाघरा उठाए भागे जा रही हैं। यहाँ पर आंधी धूल ये सब स्त्री के प्रतीक हैं। यहाँ कवि ने स्त्री के रूप में आंधी और धूल का स्त्री के रूप में मानवीकरण किया है। आगे देखते हैं, बाकी चितवन उठा, बाकी चितवन अर्थात तिरछी नजर करके देखना। तो बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, बादलों के आने से नदी इस प्रकार सहम कर ठिठक जाती है मानो वह अपना घूंघट सरका करके तिरछी नज़र से बादलों को देख लेना चाहती हैं। ठीक वैसे ही जैसे दामाद अतिथि के आने पर गांव की जो औरतें होती है वह अपनी तिरछी नज़र से, अपने बाकी चितवन अर्थात अपनी तिरछी नज़र से शर्मा करके, सहम करके, अपना घूंघट सरका करके, हल्का सा अपना घूंघट सरका करके उस अतिथि को देख लेना चाहती है। ठीक उसी प्रकार मेघ बादलों के आने पर नदी में भी इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वह देखने को मिलती हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ अर्थात बादल कैसे आए हैं, सज धज कर संवर कर आए हैं। अगली पंक्तियां, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सूधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। तो हम सुनते हैं कि गांव के बाहर एक बड़ा सा बूढ़ा सा कई वर्षों से खड़ा हुआ एक पीपल होता है। तो सबसे पहले
उस बारिश का, उस आंधी का, उन मेघों का स्वागत कौन करता है? वह बूढ़ा पीपल ही, जो कई वर्षों से खड़ा है, वही करता है। तो यहाँ पर बूढ़े पीपल से आशय है गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों से। तो जैसे मेघों के आने का स्वागत, गांव में आने का स्वागत, वर्षा के आने का स्वागत सबसे पहले वह बूढ़ा पीपल करता है, ठीक उसी प्रकार अतिथियों के आने पर, दामाद के आने पर, अतिथियों के आने पर गांव के बड़े बुजुर्ग जो हैं वह आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं, आदर के साथ उनका स्वागत करते हैं। जोहार करना मतलब स्वागत करना। बरस बाद सूधी लीनी, बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की। तो अकुलाई लता यानी जो व्याकुल बेचैन लता थी, लता बेल, क्या होता है कि जब वर्षा होती है, मेघों के आने से, वर्षा होने से जो बेल होती है, जो लताएं होती है, वो जल्दी जल्दी फल फूलने लगती है। तो जहाँ जहाँ उनको रास्ता मिलता है, किवार के ऊपर, दीवार के ऊपर, जहाँ जहाँ रास्ता मिलता है उसके ऊपर वे चढ़ जाती हैं। तो बादलों की वे प्रतीक्षा करती हैं, बादलों की प्रतीक्षा करती हैं, और बादल के बाद वर्षा होने पर ही उनमें जो है एक तरह की प्रगति देखी जाती है, जल्दी जल्दी वे बढ़ने लगती हैं। तो इसको उनकी खुशी कह सकते हैं। ठीक वैसे ही बरसों बाद दामाद जो है, सुधी अर्थात खोज खबर लेने आते हैं। तो जो पत्नी है, अकुलाई लता यहाँ पत्नी का प्रतीक है, कि जो पत्नी होती है, जो स्त्री होती है, जो पत्नी होती है, वह इतने दिनों से उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है, तो उनके सामने नहीं आना चाहती, इसलिए वह किवार की ओट से, अर्थात किवार दरवाजे के पीछे छुपकर अपने प्रियतम यह शिकायत करती है कि बरस बाद सुधी लीनी, कि आपने पूरे 1 बरस बाद मेरी खोज खबर ली है। ठीक वैसे ही जब 1 साल बाद बादल आते हैं और वर्षा होती है तो गांव के लोग हर्षित, खुश हो जाते हैं, उल्लास से भर जाते हैं। तो बड़े उत्साह से वे बादलों की प्रतीक्षा करते हैं। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। तो बादलों के आने से ताल भी, ताल अर्थात तालाब, वह हर्षाया अर्थात हर्षित हो जाता, खुश हो जाता है, क्योंकि बादलों के आने से, वर्षा के होने से उसके तालाब में पानी भर जाता है, वह तालाब पानी से खुश होकर के भर जाता है। ठीक वैसे ही जब अतिथि या मेहमान आने पर, दामाद के आने पर पाँव पखारना जिसको हम कहते हैं, परात भर करके पानी लाया जाता है ताकि उनके पाँव धो करके उनका स्वागत किया जाए। तो ठीक इसी प्रकार तालाब भी जो है अपना तालाब का पानी भर करके बादलों के स्वागत के लिए आया है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो मेघ बड़े सज धज कर बन ठन के आए हैं, सज संवर करके आए हैं। अगली पंक्तियाँ। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। क्षितिज अटारी, अटारी होता है छत, क्षितिज मतलब आसमान, आकाश की जो छत होती है। जब बादल आते हैं तो आकाश की छत पर वे गहरा जाते हैं, काले काले बादल सांवले होते हैं, तो आकाश की छत पर वे गहरा जाते हैं और फिर बिजली चमकने लगती है। दामिनी अर्थात बिजली, दम की मतलब चमकने लगती है, बिजली चमकने लगती है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। तो तब जो भ्रम होता है कि बादल नहीं आएंगे, मेघ नहीं आएंगे, वह भ्रम टूट जाता है। वैसे ही, ठीक वैसे ही जैसे जब कहीं दिनों से, जैसे पिछली पंक्तियों में हमने पढ़ा, अकुलाई लता जो अपने पति से शिकायत करती हैं कि आपने पूरे बरस बाद मेरी खोज खबर ली है। तो जब उसको लगता है कि पति नहीं आएंगे, जो दामाद है वो नहीं आएंगे, और जब वे आ जाते हैं
और आकर के सीधा क्षितिज छत की ओर चले जाते हैं, तब खुशी के मारे, प्रसन्नता के मारे उसके अंदर एक बिजली सी चमकती है, पत्नी के अंदर एक बिजली सी चमकने लगती है, और फिर वह इसी खुशी में उनसे क्षमा याचना करती है। क्षमा याचना क्यों करती है? क्योंकि उसे यह लगता था, उसे यह भ्रम था कि जो है अब उसके पति दामाद जो है नहीं आएंगे। जैसे बादलों के लिए भ्रम था कि बादल नहीं आएंगे, ठीक उसी प्रकार पत्नी को भी यह भ्रम था कि जो दामाद है, जो अतिथि है, वो नहीं आएंगे। लेकिन जब वे आकर सीधा छत पर चले जाते हैं तो उसके मन के अंदर एक बिजली सी चमकती है और वह क्षमा याचना करती है, क्योंकि उसका जो भ्रम था वह भ्रम अब दूर हो गया है। अब उसके प्रियतम आ गए हैं। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के। बांध टूटा, जो सब्र का बांध था, इतने दिन जो प्रतीक्षा का बांध था, प्रतीक्षा के क्षण पूरे हुए और मिलन के लिए दोनों की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। अर्थात पति और पत्नी के मिलन पर जब दोनों मिल जाते हैं, भ्रम टूट जाता है और दोनों मिल जाते हैं, तो खुशी और प्रसन्नता के मारे दोनों के आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, और मेघ बड़े बन-ठन सज धज कर, अर्थात बादल सज धज संवर कर आए हैं। इस प्रकार इस कविता में हम देखते हैं कि कवि ने बादलों के आने का जो वर्णन है वह मनुष्य के क्रियाओं से जोड़ करके, मानवीकरण करके बादलों के आने का वर्णन किया है। जैसे यहाँ पर पति पत्नी के मिलन, गांव की युवतियों द्वारा शर्मा करके दामाद के आने की सूचना देना, बड़े बुजुर्गों द्वारा बादलों का, मेघों का, जैसे दामाद का स्वागत करना, मेघ रूपी दामाद का, ठीक है, ठीक उसी प्रकार पति पत्नी के मिलन संबंधी। तो इस प्रकार कवि ने पूरी पंक्ति में, इस प्रकार कवि ने पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का बखूबी समावेश किया है, और बादलों का, मेघों का गाँव की संस्कृति में कितना महत्व है वह भी इस कविता में हमें पता चलता है। इस कविता में पीपल जो है गांव के बड़े बुजुर्गों का प्रतीक है, पेड़ पौधे जो है गांव के जो लोग हैं उनका प्रतीक है, आंधी धूल नदी गांव की स्त्रियों का प्रतीक है, लता भी स्त्री का प्रतीक है, जो पत्नी है पत्नी का प्रतीक है, ठीक है। इस प्रकार हम यह भी देखते हैं कि इसमें जो गाँव के रीति रिवाज होते हैं, दामाद के आने पर पाँव पखारना, बड़े बुजुर्गों द्वारा बारात जैसे जब आती है, दामाद आते हैं, बारात आती है, तो बड़े बुजुर्गों द्वारा उनका स्वागत करना, और गांव की युवतियों द्वारा, गांव के लोगों द्वारा बारात या दामाद अतिथि को देखने के लिए अपने खिड़की दरवाजे खोल लेना आदि, इस प्रकार के रीति रिवाजों का भी हमें यहाँ जिक्र मिलता है, जिसको कि हम पूरी कविता की पंक्तियों में देखते हैं। इस प्रकार यह था आपका पाठ मेघ आए। धन्यवाद।